की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले इस वक्त की अहम सुर्खियां देख लेते हैं। दून विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में सीएम धामी हुए शामिल। डॉक्टर नित्यानंद जन शताब्दी समारोह में लिया हिस्सा। डॉक्टर नित्यानंद पर रखे अपने विचार। उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का स्वागत। फुल कोर्ट रेफरेंस के साथ हुआ समारोह। मनोज कुमार गुप्ता ने संभाला कार्यभार। लंबित मामलों के निस्तारण की उम्मीद। अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच पर मीरा रतूड़ी का बयान। निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया, कहा दोषियों को नहीं मिलेगी कोई रियायत। परिजनों की मांग पर सीबीआई जांच। हल्द्वानी में 2200 करोड़ से अधिक की योजनाओं की समीक्षा। डीएम ने एडीबी अधिकारियों को दिए समयबद्ध कार्य निर्देश। मानसून से पहले काम पूरा करने पर जोर। जसपुर में बेलगाम डंपर ने बाइक सवार को रौंदा। आक्रोशित भीड़ ने कानून ताक पर रखकर वाहन जलाए। और काशीपुर में बेकाबू डंपर ने बाइक सवार को कुचला। गुस्साई भीड़ ने डंपर पर आग लगाई। प्रशासन ने काबू किया हालात। इलाके में तनाव। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में आज से बदलेगा मौसम का मिजाज। हरिद्वार और उधम सिंह नगर के कुछ हिस्सों में कोहरे का अलर्ट है। फरवरी तक राहत की उम्मीद है। अब बात करते हैं अगली अहम रिपोर्ट की। देहरादून में आज एक खास आयोजन हुआ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालयी क्षेत्र के सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण पर गहन विचार रखते हुए प्रख्यात विचारक डॉक्टर नित्यानंद को श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर नित्यानंद का ये जन्म शताब्दी वर्ष और इस अवसर पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस खास रिपोर्ट में देखिए। देहरादून में एक विशेष अवसर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालयी क्षेत्रों के सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण पर गहन विचार रखते हुए प्रख्यात विचारक डॉक्टर नित्यानंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर नित्यानंद, जिन्होंने अपना पूरा जीवन हिमालय और उसके पर्यावरण को समझने और सुरक्षित रखने में समर्पित किया। उनकी दूरदर्शी सोच आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। सीमांत क्षेत्रों में बिगड़ती डेमोग्राफी और पलायन जैसी समस्याओं पर उन्होंने बहुत पहले चिंता जताई थी। आज देहरादून में संचालित डॉक्टर नित्यानंद हिमालयी शोध एवं अध्ययन केंद्र उनके विचारों को आगे बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। यह केंद्र हिमालयी अध्ययन, सतत विकास, आपदा प्रबंधन और नीति निर्माण के क्षेत्र में एक नई दिशा दे रहा है। ये वास्तव में डॉक्टर नित्यानंद जी की उस दूरदृष्टि का सजीव स्वरूप है, जहां विज्ञान, समाज और प्रकृति एक साथ चलते हैं। मित्रों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और डॉक्टर नित्यानंद जी की प्रेरणा से हमारी राज्य सरकार भी हिमालय संरक्षण को लेकर पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हम डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, ग्लेशियर रिसर्च सेंटर, जल स्रोत संरक्षण अभियान, जन भागीदारी कार्यक्रमों के माध्यम से हिमालय के दीर्घकालिक संरक्षण की दिशा में कार्य कर रहे हैं। साथ ही हम हिमालय क्षेत्रों में पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए, जहां एक और पौधारोपण अभियान, जल संरक्षण अभियान, पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। वहीं हमने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए सौर ऊर्जा सहित हरित ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए भी कई योजनाएं प्रारंभ की हैं। इसके अलावा हमने प्रदेश के नौले, धारे, गाड़, गधेरे एवं वर्षा आधारित नदियों जैसे परंपरागत जल स्रोतों के संरक्षण के लिए स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी सारा का गठन भी किया है, जिसके माध्यम से हम विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए राज्य के पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं। यही नहीं, हम प्रदेश में एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कदम उठाते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध हमने लागू किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रही वाइब्रेंट विलेज योजना के माध्यम से सीमांत क्षेत्रों में सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। इसका उद्देश्य है पलायन रोकना और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना। डॉक्टर नित्यानंद ने हिमालयी क्षेत्रों की चुनौतियों को जिस गहराई से समझा, वो हमारे लिए मार्गदर्शक है। इस जन शताब्दी वर्ष पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है।
डॉक्टर नित्यानंद की सोच हमें ये सिखाती है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ चल सकते हैं। सीमांत इलाकों को मजबूत करना देश की सुरक्षा से जुड़ा है। डॉक्टर नित्यानंद जी का ये जन्म शताब्दी वर्ष है और इस वर्ष यहाँ पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है और उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन भर हिमालय की चिंता की, यहाँ के पर्यावरण की चिंता करी, पूरे हिमालय का विकास कैसे हो, यहाँ के जो जोखिम है उन सभी पर उन्होंने बहुत पहले ही जो सोच बनाई थी, आज वो हम सब के काम आ रही है। ऐसे मनीषी को उनके जन्म शताब्दी वर्ष पर हम उनको नमन करते हैं और उनकी सोच को हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर उनके नाम से शोध केंद्र भी चल रहा है जो अनेक क्षेत्रों में काम कर रहा है, विकास की, पर्यावरण के क्षेत्र में हम उसको और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। जो डेमोग्राफी के बारे में भी उन्होंने, जो सीमांत क्षेत्र हैं वहाँ की डेमोग्राफी खराब हो रही है, जिस प्रकार से आज हमारे सामने एक खतरा है, उन्होंने उसकी चिंता भी बहुत पहले की थी और आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर वाइब्रेंट विलेज की योजना चल रही है। राज्य के अंदर हम भी ऐसे सीमांत क्षेत्रों को विशेष रूप से वहाँ पर सभी सुविधाएं बन सकें, वहाँ पर वहाँ का पलायन रुके, क्योंकि वो केवल नागरिकों की दृष्टि से भी और देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। देहरादून की इस संगोष्ठी ने एक बार फिर याद दिलाया कि हिमालयी क्षेत्रों में संरक्षण केवल पर्यावरण का सवाल नहीं, बल्कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी है। तो ये थी देहरादून में डॉक्टर नित्यानंद की दूरदर्शी सोच और हमारे क्षेत्रों के संरक्षण पर गहन चर्चा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वाइब्रेंट विलेज योजना के माध्यम से सीमांत क्षेत्रों को मजबूत बनाने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई। उत्तराखंड ब्यूरो रिपोर्ट। और इस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान की हेकड़ी निकली है। पाकिस्तान ने यू टर्न लिया है। 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को लेकर पाकिस्तान ने यू टर्न लिया है। पहले पाकिस्तान ने खेलने से मना किया भारत के साथ और अब 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच होने वाला है उसमें पाकिस्तान ने खेलने के लिए हामी भरी है। पाकिस्तान से खेलने को, भारत से खेलने को तैयार हुआ है पाकिस्तान। आईसीसी ने नहीं मानी पाकिस्तान की कोई भी शर्त। तो फाइनल अल्टीमेटम से पाकिस्तान को झटका लगा है। लगातार पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में तमाम अड़ंगे लगाता नजर आया। 15 फरवरी को भारत पाकिस्तान का मैच होगा। इससे पहले पाकिस्तान तमाम अड़ंगे लगाता नजर आया। बांग्लादेश के खिलाड़ी को जिस तरीके से आईपीएल में बैन किया गया, उसके बाद बांग्लादेश को बरगलाने का काम पाकिस्तान ने किया, जिसके बाद बांग्लादेश ने भारत के साथ भारत आने से मना किया। दूसरे देश में मैच कराने की अपील की, लेकिन बांग्लादेश की उस अपील को ठुकराया गया और कहीं ना कहीं इसकी वजह से बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ा। और उसके बाद पाकिस्तान लगातार बयानबाजी कर रहा था और आखिर में उसके प्रधानमंत्री ने आकर मीडिया के सामने बयान दिया कि वो भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे। लेकिन एक बार फिर से जैसी कि फितरत है पाकिस्तान की, पाकिस्तान ने यू टर्न लिया है। अब फाइनल अल्टीमेटम से पाकिस्तान को झटका लगा। आज शाम तक निर्णय लेना था पाकिस्तान को कि वो भारत से खेलेगा या नहीं खेलेगा और आखिर में 15 फरवरी को जो मैच प्रस्तावित है वो मैच होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने यू टर्न लिया है। और अब बात करेंगे अगली खबर की। देहरादून से अहम खबर है। परेड ग्राउंड में उत्तरायणी कौतिक महोत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी और सेवा संकल्प फाउंडेशन की फाउंडर ट्रस्टी गीता धामी भावुक हो गई। पति पुष्कर सिंह धामी और मां विष्णा देवी का जिक्र करते हुए उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा कि उनके पति जब से मुख्यमंत्री बने हैं, एक दिन भी उन्होंने अवकाश नहीं लिया है। पूरे प्रदेश को वो अपना परिवार मानकर सेवा कर रहे हैं। उनके लिए उनका परिवार पूरा प्रदेश है। मंच सजा है, तालियां बज रही हैं और उन्हीं तालियों के बीच छलक रहे हैं आंसू। आंसू जो गवाह है त्याग के, आंसू जो गवाह है पीड़ा के, आंसू जो गवाह है उस मेहनत जिसके लिए सीएम ने दिन रात खुद को साबित करने लगाए हैं। देहरादून का परेड ग्राउंड, जहां उत्तरायणी कौतिक महोत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी और सेवा संकल्प फाउंडेशन की फाउंडर ट्रस्टी गीता धामी भावुक हो गई। उनका प्रदेश है जिन्होंने अपने परिवार छोड़िए, अपने लिए एक दिन नहीं निकाला, एक दिन की छुट्टी आज तक नहीं ली है, जो नए इतिहास कर रहे हैं, जिन्होंने प्रदेश के अंदर नए नीति कानून बनाए हैं,
जिन्होंने नकल विरोधी कानून बनाकर हमारे राज्य के 26,000 परिवारों के बच्चों को सरकारी नौकरियां दी हैं, जिन्होंने यूसीसी लागू करके इस प्रदेश और देश को गौरवान्वित किया है। पति पुष्कर सिंह धामी और मां वैष्णो देवी का जिक्र करते हुए उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। पति पुष्कर सिंह धामी और मां का जिक्र करते हुए वो काफी भावुक हो गए और मंच पर ही उनकी आंखों से आंसू झरने की तरह बहने लगे। रोते हुए उन्होंने कहा कि उनके पति जब से मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली और पूरे प्रदेश को परिवार मानकर उसकी सेवा कर रहे हैं। एक पत्नी होने के नाते वो अच्छे से जानती हैं कि वो दिन रात कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये पूरा परिवार उनका प्रदेश है। जिन्होंने अपने परिवार छोड़िए अपने लिए एक दिन नहीं निकाला, एक दिन की छुट्टी आज तक नहीं ली है, जो नए इतिहास कर रहे हैं, जिन्होंने प्रदेश के अंदर नए नीति कानून बनाए हैं, जिन्होंने नकल विरोधी कानून बनाकर हमारे राज्य के 26,000 परिवारों के बच्चों को सरकारी नौकरियां दी हैं, जिन्होंने यूसीसी लागू। गीता धामी ने कहा कि इस दुनिया में कई युग पुरुष हुए। महिलाओं को हमेशा ये कहने में शर्म आती है कि वो गृहिणी है, लेकिन अगर माँ ना हो तो ये युग पुरुषों का जन्म कैसे होता। उनकी सास गृहिणी थी, तभी पुष्कर सिंह धामी आज मुख्यमंत्री बनकर जनता के सेवक बन सके। गीता धामी ने कहा कि उत्तराखंड के मुख्य सेवक पुष्कर सिंह धामी ने अपने परिवार के लिए एक दिन का भी समय नहीं निकाला। वो 4 साल प्रदेश की सेवा में लगे रहे, नकल विरोधी कानून बनाकर 26,000 लोगों को नौकरियां दी। इसके बावजूद उनके ऊपर झूठे आरोप लग रहे हैं। मान्यता नहीं दी हमारे सुप्रीम कोर्ट। अपने आंसू को पोंछते हुए गीता धामी ने आगे कहा कि कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि धामी ने धर्म के खिलाफ यूसीएलआई और लिव इन को मान्यता दी, जबकि लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता सुप्रीम कोर्ट पहले ही दे चुका है। धामी ने सिर्फ उसके लिए नियम और कानून बनाए। जब तक नियम और कानून नहीं होता है हमारा समाज असभ्य बन जाता है। ये असभ्य लोग चिल्ला चिल्ला कर झूठ बोलते हैं और सच्चाई बहुत आराम से अपना काम करती है, जैसे धामी जी काम करते हैं। सीएम धामी की पत्नी गीता धामी ने जनता से उत्तराखंड की विरासत को बचाने की अपील की और साफ किया कि उत्तराखंड राज्य का कहीं ना कहीं नाम अग्रणी सूची में आता है। जिन्होंने नकल विरोधी कानून बनाकर हमारे राज्य के 26,000 परिवारों के बच्चों को सरकारी नौकरियां दी हैं, जिन्होंने यूसीसी लागू करके इस प्रदेश और देश को गौरवान्वित किया है। कई लोगों ने कहा कि यूसीसी धामी जी लेकर के आए हमारे धर्म के विरुद्ध है। धामी जी नहीं लाई यूसीसी, धामी जी यूसीसी लेकर के आए। कई लोगों ने कहा कि लिविंग रिलेशनशिप को धामी जी ने मान्यता दी है। मैं बताना चाहूंगी इस मंच से, लिविंग रिलेशनशिप को हमारे मुख्य सेवक धामी जी ने मान्यता नहीं दी, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उसको मान्यता दी और धामी जी ने उसमें नियम और कानून बनाने का काम किया है। जब तक नियम और कानून नहीं होते हैं तो हमारा समाज असभ्य बन जाता है और असभ्य लोग निकलते हैं जो झूठ को जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं और सच्चाई जो है बहुत आराम आराम से काम करती है, जैसे धामी जी काम करते हैं। मैं ये कोई उनकी पत्नी होने के नाते नहीं बोल रही हूं, मेरे आंसू जरूर एक पत्नी होने के नाते निकल रहे हैं, लेकिन एक पत्नी से ज्यादा किसने देखा है उनकी मेहनत को। ये पूरा समाज, ये देश आज तारीफ कर रहा है, जहां पर धर्म रक्षक धामी के रूप में उनको लोग जो है उनकी बात बोलते हैं, उनको नमन करते हैं। जहां पर हमारी बहनें आज अपने आप को सशक्त बना रही हैं, तो धामी जी के द्वारा लाई गई योजनाएं जो हमारे उत्तराखंड में चल रही हैं, उन योजनाओं का लाभ लेकर के हमारी बहनों ने अपने आप को मजबूत किया है। उनकी माता श्रीमती वैष्णो देवी ना होती। उत्तराखंड में विभिन्न उपलब्धि के माध्यम से सिद्ध किया कि यदि नीति व नियत साफ हो तो प्रत्येक क्षेत्र में नई ऊंचाई हासिल की जा सकती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अपने घर को नहीं देखा। और इस बीच मध्य प्रदेश के मुरैना से बड़ी खबर सामने आ रही। मंदिर की पटिया टूटने से 3 लोगों की दुखद मौत हुई है। अहरोली मंदिर की टूटी है पटिया, जिसमें 3 बालिकाओं की दुखद मौत की खबर सामने आ रही है। मंदिर के ऊपर निर्माण कार्य जारी रहते हुए जानलेवा हादसा ये सामने आया है। मध्य प्रदेश के मुरैना से यह दुखद खबर सामने आ रही है। 4 अन्य महिलाएं और बच्चियां भी गंभीर रूप से घायल बताई जा रही हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से सामने आ रही है। पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है स्थानीय पुलिस।
प्रसाद चढ़ाने मुंगावली के गौड़ समाज के लोग पहुंचे थे मंदिर। प्रसाद चढ़ाने के बाद हुई ये भयानक घटना। अहरोली गांव की निवासी थी तीनों मृतक महिलाएं। मुरैना से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। अहरोली मंदिर की टूटी पटिया, 3 बालिकाओं की मौत की खबर। ये दुखद खबर सामने आ रही। मंदिर के ऊपर निर्माण कार्य जारी रहते हुए जानलेवा हादसा सामने आया। 4 अन्य महिलाएं और बच्चियां भी घायल बताई जा रही। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है स्थानीय पुलिस। प्रसाद चढ़ाने मुंगावली के गौड़ समाज के लोग पहुंचे थे मंदिर। खबरों में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में हल्द्वानी में क्रिकेट लीग के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में मुख्य आरोपी विकास ढाका की पुलिस द्वारा नियम विरुद्ध की गई गिरफ्तारी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से रिमांड शीट की प्रगति कोर्ट में दाखिल करने को कहा। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 12 फरवरी की तिथि नियत की है। जो हमने अभी पिटीशन डाली है, हैबेस कॉर्पस डाली है, हम ये कहते हैं कि जो पुलिस ने जो हमारे अक्यूज की गिरफ्तारी की है वो जो सुप्रीम कोर्ट का लॉ है अनिश कुमार और अलग लॉ है जिसमें ये कहा गया है कि जो 7 साल से कम सज़ा वाले मुकदमे हैं उनमें गिरफ्तारी तुरंत नहीं की जाएगी। उसमें मौका दिया जाएगा एक्यूज़ को बताया जाएगा कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है और ये भी बताया जाएगा कि किन कारणों के कारण गिरफ्तार किया। रुक करेंगे अगली खबर का। कोटद्वार में बाबा शब्द से उपजे विवाद के बाद हुए तनावपूर्ण हालात अब सामान्य हो चले हैं। कोटद्वार शहर में हालांकि पुलिस फोर्स अभी भी तैनात है, लेकिन बाजार अन्य दिनों की भांति खुले हुए हैं। सोशल मीडिया में कुछ पत्रकारों और यूट्यूबरों द्वारा भड़काऊ पोस्ट के जरिए जिस प्रकार शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की गई, उससे निपटने में पुलिस प्रशासन ने जो तत्परता दिखाई उसकी लोगों ने सराहना की है। आभार प्रकट करते हैं जिस ढंग से जिस सिचुएशन को यहाँ पे संभाला गया उसके लिए प्रत्येक घटक और प्रत्येक कर्मचारी इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। विशेषकर यहाँ पे कोतवाल और एसपी साहब का काम बहुत ही सराहनीय रहा है और जिस पेशेंस से उन्होंने इस पूरे प्रकरण को संभाला है, कहीं ना कहीं उसको हम साधुवाद देते हैं और आशा करते हैं भविष्य में इस प्रकार की कोई भी गतिविधियों की पुनरावृत्ति न हो। इसके लिए भी अभी से ही हमें चाक चौबंद ढंग से पुलिस प्रशासन को आना होगा। इसमें ऐसा है, कुछ हमारे बाहर के लोगों ने शहर का माहौल ख़राब करने की कोशिश की थी, जिसमें हमारे एडिशनल एसपी साहब और हमारे थाना इंचार्ज जो नेगी जी हैं, उन्होंने अपनी बहुत सूझबूझ का परिचय दिया है और बड़े अच्छे तरीके से हमारे शहर के माहौल को बिल्कुल शांत करा दिया और इस टाइम हमारे शहर का माहौल बहुत शांत है। अगली खबर लक्सर से है, जहां उत्तराखंड बार काउंसिल सदस्य पद पर चुनाव लड़ रहे अधिवक्ता मनमोहन सिंह लांबा ने लक्सर तहसील पहुंचकर लक्सर के अधिवक्ताओं से मुलाकात की तथा अपने लिए वोट मांगे। उन्होंने कहा कि उनका मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि अधिवक्ताओं के हित के लिए संघर्ष करना और पीड़ित पक्ष को सस्ता, सरल और सुलभ न्याय दिलाने में सहयोग करना है। उन्होंने अधिवक्ताओं को चुनाव प्रक्रिया और आपको बता दें मतदान करने के बारे में भी जानकारी दी। हमारे भाई हैं सब, पूरे प्रदेश में जा रहा हूं मैं। लक्सर में मैं पहले भी आया हूं। यहाँ पर एक बात मैंने देखी है जो बहुत ही आत्मीयता की बात है। यहाँ अपनापन बहुत है। यहाँ आदर सम्मान की जो परिपाटी है यहाँ, मैं उससे बहुत ही अभिभूत हूँ और मैं लक्सर के प्रत्येक अधिवक्ता का धन्यवाद करता हूँ कि एक मेहमान के रूप में कोई भी बाहर से आए उसको लेते हैं, तो मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं जहाँ तक चुनाव का सवाल है तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं मुझे 23 वोटों में से कहीं ना कहीं समर्थन मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं आशा करता हूँ कि सारे के सारे जितने भी अधिवक्ता हमारे लक्सर के हैं, बंधु, सीनियर, जूनियर, भाई बहनें हमारी अधिवक्ता, वो 17 फरवरी 2026 को सुबह 10 बजे
से 5 बजे तक पोलिंग में जरूर अवश्य भाग लें। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कपकोट में आयोजित राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आज रोमांचक और सफल समापन हो गया है। प्रतियोगिता के आखिरी दिन बागेश्वर की जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे ने स्वयं जालेख की पहाड़ियों से पैराग्लाइडिंग कर उड़ान भरी और सुरक्षित रूप से केदारेश्वर मैदान में लैंडिंग की। जिलाधिकारी के साहसिक कदम और आत्मविश्वास की हर तरफ सराहना की जा रही। वहीं राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता 2026 के विजेता घोषित किए गए उत्तराखंड के भीमताल निवासी पैराग्लाइडिंग पायलट मनीष उप्रेती को प्रथम स्थान के लिए 1 लाख रुपए की नगद पुरस्कार राशि प्रदान की गई। हालांकि कपकोट में आयोजित ये प्रतियोगिता कुछ समय के लिए विवाद और बहस का कारण जरूर रही और सुर्खियों में भी रही। जो साहसिक पर्यटन के दृष्टि से यहाँ पर 5 दिवसीय पैराग्लाइडिंग का जो कार्यक्रम किया गया है, यह कार्यक्रम हम सब के लिए, जनपद बागेश्वर के लिए और विशेष रूप से कपकोट के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। मैं इस सफलतम कार्यक्रम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय पर्यटन मंत्री जी को और क्षेत्रीय विधायक को बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमको 25 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है, जिसमें सारी व्यवस्थाएं, पर्यटकों को रहना है, खाना है, ट्रांसपोर्ट है, टेंट है, मंच है, ये सारी व्यवस्थाएं उसमें की जा रही हैं। अब ये तो बाद में पता चलेगा कि कितना उसमें एक्सीड बजट जाएगा। ये मेरा यहाँ पे जब पहले भी कॉम्पिटिशन हुआ था तो पहले भी मेरा 33 स्थान यहाँ पे रहा था और इस बार का प्रथम स्थान रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरीके का खेल हमारे राज्य में होता रहना चाहिए ताकि बच्चे को कुछ सीखने को मिले, आने वाली पीढ़ी को। देखिए, अनुभव बहुत ही अच्छा रहा और जो हमारा नेशनल पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी चैंपियनशिप है वो आज 9 तारीख को आज इसका समापन समारोह है, जिसमें हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधि भी हैं और जो जिला प्रशासन है, पर्यटन विभाग है, सभी का सहयोग रहा और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं भी की गई और पूरी सेफ तरीके से। और हमारे जो भी पायलट्स पूरे देश से आए थे, देश के हर एक कोने से आए थे, केरला है, हिमाचल है, मेघालय है, सिक्किम है, सभी उनका भी अनुभव बहुत अच्छा। अगली खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल में हल्द्वानी के देवखंडी नाले पर हुए अतिक्रमण को लेकर स्वतः संज्ञान लेने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। इस खंडपीठ की बेंच ने प्रशासन को आदेशित किया है कि जिन लोगों को अतिक्रमण हटाने के नोटिस जारी किए गए उन्हें मांगने पर जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं। मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 25 फरवरी की तिथि नियत की है। आपको बता दें कि हल्द्वानी निवासी प्रियंका पाठक ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि उन्हें अतिक्रमणकारी बताकर जिला प्रशासन द्वारा नोटिस भेजा गया, जबकि याचिकाकर्ताओं द्वारा देवखंडी नाले में कोई अवैध कब्जा नहीं किया गया है। उनके द्वारा कई आपत्तियां दर्ज कराई गई, लेकिन प्रशासन द्वारा उनकी आपत्तियों को निस्तारण नहीं किया गया। याचिका में उच्च न्यायालय से प्रार्थना की गई है कि अतिक्रमण हटाने से पूर्व उन्हें सुनवाई का मौका दिया जाए। खड़ी ड्रेन वाला सो मोटो PIL जो माननीय उच्च न्यायालय में चल रही है, उसी के संबंध में एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाली गई थी। तो इसमें आज माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ये आदेश पारित करा गया है कि जो भी व्यक्ति कोई सर्वे रिपोर्ट, मैप इत्यादि दस्तावेज जिसके आधार पर उनको डिमोलिशन के नोटिस दिए गए हैं उसके लिए अप्लाई करता है तो प्रशासन उनको वो दस्तावेज प्रदान करे। और साथ ही ये आश्वासन भी दिया गया एमिकस द्वारा कि ये जो इंटरव्यूनर है इनके खिलाफ अभी कोई भी डिमोलिशन की प्रक्रिया आगे नहीं करी जाएगी। कर्ता का ये कहना था कि हमारी जो लैंड है, जो कोई भी इलीगल इंक्रोचमेंट नहीं है और हमारे पास सारे दस्तावेज हैं, रेगुलराइजेशन भी हमारी इसका नक्शे का हो चुका है, तो हम इलीगल इंक्रोचर्स नहीं हैं। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप आगे देखिए के न्यूज़ इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।